हेलो एवरीवन, राहुल दिस साइड। 9th ऑफ अप्रैल का करंटली का एपिसोड है। फर्स्ट सेगमेंट जो हमारा करंटली का होता है वन पेजर का। आज हमने एक ऐसे टॉपिक को लिया है जिसको लेकर हमारे पास कंटेंट बहुत कम दिखता है एंड मिलता भी है तो वो स्कैटर्ड होता है। उन सबको एक जगह इकट्ठा करके हमने एक वन पेजर बनाया है। एंड यूपीएससी प्रीलिम्स की जहाँ तक बात करें तो इससे इन कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिख ही जाएंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पक्का लाइक करो, शेयर करो एंड हाइप करो। सो क्या है देख ही लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं ओवरऑल देख लो, जो शिपिंग कन्वेंशंस हैं सारे उसको इंक्लूड किया है। देन ओशन में पोल्यूशन को कैसे चेक किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उस पर भी आपको दिखते हैं क्वेश्चन। जैसे लंदन कन्वेंशन है उसे भी हमने इंक्लूड किया है। देन इसी से रिलेटेड जब सी की ओशन की बात हुई तो यूएन क्लॉज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सीधा पीवाईक्यू इससे पूछा गया था। तो रिवीजन सीट है ये वन पेजर, तो आप साथ साथ इसे कर सकते हो, राइट। देन वी हैव इम्पोर्टेंट जो सिप और ओशन की जब बात हो रही है तो उसी से रिलेटेड जो बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे पार्लियामेंट में लास्ट 1-2 ईयर्स में, उसे भी हमने इंक्लूड कर लिया है, इम्पोर्टेंट फीचर्स। एंड जब इतनी हो ही गई चीज़ें तो मेजर पोर्ट्स का भी रिविजन कर लोगे इसी वन पेजर में, जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। कांडला या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और एंड देर इज़ वन मोर पोर्ट जो कि लगातार न्यूज़ में है, हाई प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं इधर, विज हिंजैम पोर्ट, राइट। तो इसको भी हमने इंक्लूड किया। एंड वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर, दैट इज़ एविएशन कन्वेंशन, उसे भी हमने इंक्लूड किया है, राइट। सो एविएशन, शिपिंग एंड ओशन जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं, उसके साथ साथ यूएन क्लॉज जो शिपिंग गवर्नेंस है, राइट। एंड देन वी हैव बिल्स एंड मेजर पोर्ट्स। ये सारी चीज़ें एक पेज के अंदर 4 to 5 मिनट्स में आप कवर कर लोगे। एंड एक जगह ही आपको ये मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। 2026 का एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है हमने, वहाँ जाके आप इन सारे वन पेजर्स को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हम इसे ऐप पर भी डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ। सोलस कन्वेंशन, हम अभी शिपिंग कन्वेंशंस की बात करें। सोलस कन्वेंशंस जो है सॉरी, आज मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत होगी क्योंकि ज़ुकाम है मुझे, बट इट्स ऑल राइट। जो सोलस कन्वेंशन है वो सिप जो है ना, सिप्स की सेफ्टी को लेकर है, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया का रेटिफिकेशन। यूपीएससी एक स्टेटमेंट डालता है कि इंडिया ने रेटिफाई किया है नहीं किया है। तो हमने जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके वेबसाइट को उससे इंफॉर्मेशन गैदर किया है, और भी जो गूगल पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसको यूज़ करते हुए, जहाँ हमें लगा हम कंफर्म थे तो हमने इसे इंक्लूड कर दिया, जहाँ नहीं लगा हम कंफर्म थे वहाँ पे हमने छोड़ दिया, ठीक है। सही चीज़ें पढ़ानी है, गलत नहीं पता है तो लीव इट। सो सोलस कन्वेंशन सी जो है, सॉरी, सिप की सेफ्टी को लेकर है। देन वी हैव कॉलरेज कन्वेंशन, ये बात करता है नेविगेशन, शिप्स जो नेविगेट करते हैं उससे रिलेटेड है। एंड देन वी हैव मार्पोल कन्वेंशन, ये तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। सो इट टॉक्स अबाउट शिप की वजह से जो पोल्यूशन होता है सी के अंदर। देर इज़ वन मार्पोल कन्वेंशन एंड देर इज़ वन लंदन कन्वेंशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मार्पोल क्या है कि शिप्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है ओशन वाटर में, एंड लंदन कन्वेंशन बात करता है कि आप डायरेक्टली डंप कर रहे हो वेस्ट इन मतलब कि सिप सी और ओशन, मतलब कि कह लो कि हम बात कर रहे हैं किस तरह से सी या मेरीन जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। यही दो बेसिक डिफरेंस है। फिर वी हैव वन मोर कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन, OPRC, राइट। तो ऑल टुगेदर जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, अब मैंने पूरा डिटेल में बताऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई वाज थिंकिंग कि जितने वन पेजर्स हैं ना उसका एक सेपरेट ही वीडियो मैं रिलीज़ कर दूँ। कुछ दिन और दे दीजिए, अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं। एंड कंपाइलेशन का ही एक वीडियो दे दूँ कि क्विकली वो रिवाइज कर लो सारे वन पेजर को एक साथ, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से, बस करंट की बात नहीं हो रही है, स्टैटिक के भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। नैरोबी कन्वेंशन है, ये जो न्यूज़ में जहाँ इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया इंपॉर्टेंट, जैसे बंकर कन्वेंशन है। बंकर है फ्यूल जो लीक्स होते हैं विद इन द सी, ठीक है। बेलास्ट जो वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है,
बेलास्ट कह लो, ब्लास्ट कह लो, ब्लास्ट तो नहीं कह सकते हैं, बेलास्ट ही अप्रोप्रिएट वर्ड है। इसमें क्या होता है कि हार्मफुल स्पेसीज जो है ना सी के अंदर, आप ओशन के अंदर डंप ना कर दो, ठीक है, उसको लेकर ये कन्वेंशन है। एंड HNS कन्वेंशन जो केमिकल्स आप रिलीज करते हो उससे रिलेटेड है, वो ओशन के अंदर। ओके, और जो कुछ न्यूज़ में करेंट चीज़ें हैं ना उसे भी हमने इंक्लूड कर दिया। UN क्लॉज के बारे में पता ही है बेसिक्स, एंड किस तरह से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, नेशनल एयर स्पेस कितना होता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। हांगकांग कन्वेंशन जो सॉरी सेफ सिप रिसाइकलिंग पर है, ये भी इंक्लूडेड है। रेटिफाई किया इंडिया नहीं, किस ईयर में आया, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। बिल्स एंड मेजर पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। देन मॉन्ट्रियल जो है, इसको मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इसका बता दूंगा या पर्पस बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा छोटा रह गया, कोई बात नहीं, तो बता ही देता हूँ। लाइक वी हैव मॉन्ट्रियल जो है वो है लाइबिलिटी, मतलब कि एयर ट्रेवल की वजह से जो लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तो उसको लेकर है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन बात करता है सॉवरेनिटी की, कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी होती है ना एयर स्पेस, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और केप टाउन कन्वेंशन आपका बात करता है जो फाइनेंसिंग की जाती है, ठीक है, एयर जो आप मतलब कि सामान वगैरह भिजवाते हो उसको लेकर, ठीक है। तो इसके बारे में भी इंडिया यहाँ पे रेटिफाई कर चुका है, 2 में, और 1 में रेटिफाई तो कर चुका है, बट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अभी तक नहीं आया है ऑपरेशन में। तो यही है पूरा मामला, और ये आपको 1 पेज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा ही लगे तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम 9 अप्रैल के डेली करंट जो आर्टिकल्स हैं, जिसको हम PYQ से इंटीग्रेट करके आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हुए ही कवर करते हैं। पहला आर्टिकल मैंने तुर्की, इंडिया तुर्की रिलेशन लगातार न्यूज़ में रहा है। पहले तो ख़राब हो रहा था, अभी बेटर हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड हम कवर करेंगे। UPSC प्रीलिम्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टर्की कहाँ लोकेटेड है 2014 में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करो, बहुत इजी है। ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, देन वी हैव ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। आपको तय करना है इसमें से कितने करेक्ट हैं और कितने सही हैं, ठीक है। हाँ, ओके, सो आते हैं इस पूरे न्यूज़ पे। आप कमेंट सेक्शन में डाल देना क्या होगा इसका आंसर। आते हैं पूरे न्यूज़ पे, मैप भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इंडिया एंड टर्की के बीच में 12th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। क्या होता है 12th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन? तो इंडिया के जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं वो मतलब बात करते हैं, साथ में मिलके डिस्कस करते हैं डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम टर्की के साथ मतलब कॉपरेशन बढ़ा सके, ठीक है। मल्टीपल जो सेक्टर्स हैं, तो ये इंडिया और टर्की के बीच में, या तुर्की कह लो, अभी नया नाम तुर्की है, हमारी आदत टर्की कहने की है। तो ये लगातार चलता आ रहा था, बट फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स ना ये स्टॉल हो गया था, रुक गया था। उसके पीछे का भी रीज़न हम डिस्कस करेंगे। पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा टर्की, हमारा तो कितना है, लेटस सी आगे कैसे रिलेशंस बेटर होते हैं। इसका लोकेशन देख लो, ये ब्लैक सी है सॉरी, एंड ब्लैक सी और जो सी ऑफ मारमारा है उसको कनेक्ट करती है बॉस्फोरस स्ट्रेट, एंड देन वी हैव दिस सी ऑफ मारमारा और एजियन सी को कनेक्ट करती है डार्डेनियल्स स्ट्रेट। ये 2 स्ट्रेट्स जो है आपको पता होने चाहिए, बॉस्फोरस एंड डार्डेनियल्स। एंड कौन कौन से ऐसे सीज हैं? मेजर सीज की बात करो तो ये ब्लैक सी रहा, और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की सिचुएटेड है। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। आई थिंक 3 to 4% जो लैंड है ना, 5% रख लो, ये यूरोप में है और बाकी एशिया में। एक और चीज़ है एनाटोलियन प्लेट्यू, एशिया का पार्ट है, मतलब एशिया का हिस्सा है ये। तो इस पे भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है। फाइन। और टेक्टोनिकली अगर देखो तो ये एक्टिव है थोड़ा सा, तो भूकंप वगैरह आते हैं। देख लिया आपने टर्की का लोकेशन। आगे हम बढ़ते हैं। हमारी जो रिलेशन रही है, हमने देखा कि 4 इयर्स के बाद फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो 90s में, आई थिंक 80s में ही स्टार्ट हुई थी, जिसका 12th राउंड न्यू दिल्ली में हो रहा है। इम्पॉर्टेंट जो डिग्निटरीज हैं दोनों कंट्रीज़ के साइड से वो
कोऑपरेशन के लिए बातचीत कर रहे हैं और बायलैटरल टाइज को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सो अगर हिस्टोरिकली देखो, इवोल्यूशन की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले जब हम अंग्रेज़ों के मतलब के अधीन आते थे, तो उस समय में ओटोमन एम्पायर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद खिलाफत मूवमेंट में हमने टर्की के लिए सपोर्ट रेज किया था। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स, इवन इंडियन कांग्रेस, सब ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट में टर्की के हित में बात कही थी। देन पोस्ट 1947 फेज की बात करें तो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तो एस्टेब्लिश हुए थे बट इंगेजमेंट लिमिटेड था। फिर कोल्ड वॉर का दौर मतलब एरा आता है, पीरियड आता है और डाइवर्जेंस आपको दिखता है। तुर्की जो है नाटो मेंबर जो है कंट्रीज के फेवर में है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नाटो। आपको ये बताना कि क्या टर्की ईयू का, यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नाटो का पार्ट है बट ईयू का है या नहीं आपको बताना है। सो इंडिया जो है नैम वाला इनका फिलॉसफी था इन कोल्ड वॉर, आपको पता है। सो इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाई। देन पोस्ट 1991 जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाता है, यूएस लेड वर्ल्ड हो जाता है, उसके बाद जो है रिश्ते बेटर हुए। ग्रोथ इन ट्रेड, टूरिज्म, एविएशन लिंक्स, ग्रेजुअल इंगेजमेंट बट नॉट स्ट्रैटेजिक। मतलब इंगेजमेंट हो रहा था बट इतना भी स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा था। ठीक है, अब रिसेंट देखो ना 10-15 ईयर्स में चीज़ें खराब होगी बिटवीन इंडिया एंड टर्की। रीज़न था पाकिस्तान। टर्की बिंग अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री का लीनियंसी रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स कश्मीर इशू। ठीक है, एंड मतलब कि कश्मीर इशू को और फ्यूल करने में टर्की हैज़ बीन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर देखो तो। सो कोर डिफरेंस क्या है इंडिया और ये जो खटास आई है रिलेशंस में, वो क्यों आई थी? तो रीज़न था सबसे पहले कश्मीर इशू टर्की उठाता था यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे, फाइन, जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। इंडिया हमेशा से इस चीज़ को फेवर करता आ रहा है कि जो भी इशू है, मतलब कि एक तो कश्मीर इज़ द, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो भी इशूज़ है ना वो बायलैटरली उसे रिजॉल्व किया जाए, रैदर कोई तीसरा पार्टी आके इसमें मतलब कि वो इस तरह से इस चीज़ों को उठा रहा है। ठीक है, देन टर्की पाकिस्तान का अलाइनमेंट जो कि बहुत विजिबल था, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो टर्की ने मदद भी की। स्ट्रैटेजिक आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग भी है टर्की, जो पैन इस्लामिक आउटरीच है। टर्की खुद को, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी खुद को मानता है, रीज़न बिंग कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। देन टर्की भी मानता है, मलेशिया भी मानता है, मतलब एक पॉइंट पे मलेशिया भी मानता था, अभी तो नहीं है। एंड सऊदी अरब एंड ईरान, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो उसमें एक टर्की भी है। एंड इकोनॉमिकली टर्की एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ठीक है, सो और टेक्निकली भी यूरोप से जो इनके रिश्ते मतलब बेटर हैं, सो इस वजह से मतलब कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की हेल्प कर पा रहा है मिलिट्रीली कह लो, मतलब कि जो इक्विपमेंट्स बेचकर इस तरीके से। सो मल्टीलैटरल फ्रिक्शन हमें दिखता है खास करके यूनाइटेड नेशन और जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी इंडिया टर्की जो है ना एक पेज पे नहीं आ पाते हैं मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती है। ठीक है, इशूज़ पे। बट भारत ने 2023 में जो बहुत ही बड़ा भूकंप आया था जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई इन टर्की एंड सीरिया, उसमें भारत ने कह लो ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी एक कीवर्ड है, जिसमें भारत ने ऑपरेशन दोस्त के अंदर तुर्की के लोगों को की बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई, मतलब हेल्प किया हर एंगल से। तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस टर्की के साइड से आया, बट ऑपरेशन सिंदूर जो 2025 में हुआ है उसमें टर्की ने अच्छे से हेल्प करी है पाकिस्तान की। सो द पॉइंट इज़ अब जो है रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश की जा रही है। लेट अस सी आगे क्या होता है। बेसिक्स हमने देख लिया, टर्की का लोकेशन, इंडिया का जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड टर्की, को डिफरेंसेस कहाँ हैं हमने देख लिया, एंड फिर ऑपरेशन दोस्त के बारे में भी जाने। एंड इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन, जो मेजर सीज है ना ब्लैक और मेडिटेरेनियन के बीच में टर्की आता है। फाइन, चलते हैं हम आगे। सो बी होगा। सेकेंड आर्टिकल है, इंडिया जो है क्लाइमेट जो समिट होता है, एनुअल क्लाइमेट समिट दैट इज COP, UNFCCC के मतलब अंदर,
तो उसको होस्ट करने से मना कर दिया, मतलब खुद को विड्रॉ कर लिया फॉर 2028। ठीक है, क्यों किया इसे भी देखेंगे, और एक तरह से इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस क्वेश्चन, ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज अ करंट स्पेसिफिक, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2026 के प्रीलिम्स में भी तुक्के वाले दिखेंगे, मतलब तुक्के इन द सेंस कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो एक बार करके देख लो। एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे मैड लगेगा। ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नहीं पता है आपको ये क्या है, फिर भी ट्राई करते हैं। द फर्स्ट APCHUD was held in India in 2006 on the theme emerging urban forms, policy response and structure, governance structure. So there are two things. First is year दिया हुआ है, फिर लोकेशन, तीन चीजें हैं, लोकेशन इंडिया दिया हुआ है, एंड द थर्ड थिंग इज थीम दिया हुआ है। इतने सारे फैक्ट्स हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, राइट। देन द सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया होस्ट्स all the annual ministerial conference in partnership with ADB, APEC and ASEAN। दो फैक्ट्स दिए हुए हैं। पहले तो जितने भी एनुअल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस हैं ना इस पार्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर, उसको इंडिया होस्ट करता है। एंड सेकेंड जो इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं वो इसमें उसके साथ पार्टनरशिप करके ये होस्ट करता है। यहाँ भी दो फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में भी आप देख लो कितने सही होंगे, मैं बात करूंगा इस पर। सो सिंपल है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UN क्लाइमेट जो समिट होता है अंडर UNFCCC, उसको इंडिया इनिशियली उसने इच्छा जताई थी कि हम इसे होस्ट करेंगे COP33 जो 2028 में होने वाला है। बट हमें ऐसा लगा, फिर से हमारी जो सरकार है उनको लगा कि हमें रैदर जो क्लाइमेट टारगेट्स है ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, रैदर जो है ये समिट को होस्ट करने। ठीक है, सो थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं। तो क्या इंडिया ने कभी COP समिट UNFCCC के अंदर होस्ट किया है? आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। यस, इंडिया ने किया था COP8 न्यू दिल्ली में, और ये ईयर था 2002। ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस कुड मतलब कि ये शायद, हाँ, ये दूसरा ही समिट हो जाता ना अगर होता 33 वाला, बट हुआ नहीं। तो एक ही समिट अभी तक हुआ है। 2023 में दुबई में जब हुआ था समिट तो इंडिया ने बिड किया था फॉर COP33। फिर 2025 में जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया के कैंडिडेचर को लेकर, बट अप्रैल 2026 आते आते हमने डिसाइड किया कि हम विड्रॉ करने वाले हैं। ओके, और होस्ट कैसे कैसे मिलता है ये बिड करने के बाद? तो 5 पूरे यूनाइटेड नेशन के जो जितने भी कंट्रीज हैं उनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। वन ऑफ द ग्रुप्स में इंडिया भी आता है। आपको पता होगा कि इसी तरह से नॉन परमानेंट मेंबरशिप भी जाती है अंडर UNFCCC। तो इंडिया ने बिड करा था, एशिया पैसिफिक ग्रुप का पार्ट है इंडिया। बट अभी क्या है ना, बस इस पूरे ग्रुपिंग में एक ही कंट्री जो है वो मेन कंटेंडर माना जा रहा है, दैट इज साउथ कोरिया। तो 30 वाला ब्राज़ील में हुआ, बेलेम में आपको पता है हो चुका है। 31 जो है तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया में होगा COP। 32 इथोपिया में होगा एंड 33 अभी अनडिसाइडेड है। मोस्ट प्रोबेबली साउथ कोरिया के पास ये जाएगा। अब आपको पता है कि हमने जो NDC है इसको हमने अपडेट करा है 2035 के लिए। 60% जो हमारी पावर कैपेसिटी होगी नॉन फॉसिल सोर्सेज से होगी बाय 2035। 47% रिडक्शन हम करेंगे एमिशन की, जो है GDP के मतलब कंपैरिजन में 2005 लेवल जो होता है एमिशन इंटेंसिटी की बात हो रही है। और कार्बन सिंक तीसरी चीज़ जो हम कमिट करते हैं 3.5 to 4 बिलियन टन CO2 हम जो है उसके लिए सिंक तैयार करेंगे, ठीक है, चाहे एफॉरेस्टेशन से या जो मल्टीपल वेज हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं? दो, मुझे तो सबसे बड़ा रीज़न होता है फाइनेंशियल जो रीज़न है कि बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। लॉजिस्टिक्स का भी इशू होता है, ठीक है। देन हमारा फोकस है मोर ऑन इम्प्लीमेंटेशन जो है, उधर हम ज़्यादा फोकस करें कि हम कैसे NDC के टारगेट्स पर ध्यान दें और उसे अचीव करें, ठीक है। तो ऑल टुगेदर आपको एक आइडिया लगा होगा। एंड एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आई कि हम ऑलरेडी COP जो है होस्ट कर चुके हैं 8 वाला इन 2002 न्यू दिल्ली, ठीक है। इस क्वेश्चन की जहाँ तक बात की जाए, मैड कैसे लगेगा? पहले जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, इसमें 3 फैक्ट्स हैं। मैंने बता दिया है आपको कि 2006 में इंडिया में हुआ,
एंड देन, और इस क्वेश्चन को मैंने क्यों इंक्लूड किया, होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है इंडिया में। देन द सेकेंड फैक्ट इन दिस स्टेटमेंट इज कि 2006 में हुआ, इंडिया में हुआ, एंड द थर्ड थिंग इज थीम इसका। तो देखो एक भी गलत होगा ना तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आपको नहीं आइडिया है ना तो तीन तीन चीज़ें अगर दे रखी है तो देर इज 99% चांस कि ये गलत होगा ही। इतना ज़्यादा फैक्ट अगर इंक्लूड कर रखा है तो गलत होने के चांसेस, वो भी वेल नोन नहीं है, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेटमेंट, या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही सकते हो, कोई आइडिया नहीं लग रहा है, अगर रिस्क ले रहे हो तो तीन तीन देखो, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ आएगा। सेकेंड वाले में देख लो, थोड़ा सा लॉजिक भी है और थोड़ा सा ये भी है कि दो फैक्ट्स हैं। फर्स्ट कि इस पार्टिकुलर जो भी इनिशिएटिव है इसमें सारा जो एनुअल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, दैट टू पार्टनरशिप, जब एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एपीईसी, एशिया पैसिफिक जो है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन कहते हैं ना, जिसका भारत मेंबर नहीं है, एंड देन आसियान, तो इतनी बड़े बड़े ग्रुपिंग्स में बस इंडिया ही होस्ट करेगा? लॉजिकली सोचो, और भी ग्रुपिंग्स और भी कंट्रीज करेंगी ना, तो ये इस हिसाब से भी गलत लगता है। सेकेंडली दो दो इसमें फैक्ट्स हैं, यहाँ पे एडीबी ना हो के कोई और ग्रुपिंग हो जाए, तीन तीन ग्रुपिंग्स डाल रखे हैं, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। सो इसका आंसर वैसे भी डी है। थर्ड आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, पहले आप अटेम्प्ट कर लो। क्या टारगेट है? पहला स्टेटमेंट ये दे रहा है कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स लगेंगे रेसिडेंशियल सेक्टर में, ठीक है। इज इट करेक्ट? आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेनेबल न्यू एंड रेनेबल एनर्जी इसे देखती है, और इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स एज ग्रास रूट लेवल। देखो पहले तो मिनिस्ट्री देख लो, और दूसरा बहुत ही जेनरिक चीज़ है कि ऑब्वियसली कोई भी ऐसी स्कीम लॉन्च होती है तो ऐसी चीज़ें होती है, मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह। तो यहाँ पे कैच है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, उस पर फोकस करना है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 lakhs, ये डेटा है, स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। 3 लाख जो है आप स्किल्ड मैन पावर को आप बनाना चाहते हो, मतलब तैयार करना चाहते हो, ठीक है। तो ऑल टुगेदर आपको डिसाइड करना है कितने सही है। हम आते हैं इस स्कीम पे, सिंपल सा। इस स्कीम में क्या है न्यूज़ में, उसको उससे पहले हम देख लेते हैं कि 2024 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री है न्यू एंड रेनेबल एनर्जी। आउटले दिया गया था 75,000 करोड़, डेटा में पूछता है। यस, 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है उसके ऊपर आप रूफटॉप सोलर जो है पैनल्स लगाओगे। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोड्यूस करवाना है इन रूफटॉप्स को लगा के। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें कमेगी, ठीक है, क्योंकि आप खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो ना, सोलर एनर्जी आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसको यूज़ करोगे, एंड कार्बन एमिशन भी घटेगा। एंड डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हो, सोलर एनर्जी घर घर पहुंचा रहे हो। फिर सब्सिडी भी दी जाएगी। की फीचर्स ये है, ठीक है, 60% अगर आप 2 किलोवाट से कम का लगवाते हो, एंड 2 या 2 से कम का, एंड 2 से 3 का लगवाते हो तो 40% गवर्नमेंट जो है इसमें सब्सिडी देगी। डीबीटी जो है सब्सिडी डायरेक्टली टू बेनिफिट, जो बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में आएगा। कोलेट्रल फ्री लोन्स मिलेगी, नेट मीटरिंग रहेगी, सो दैट सरप्लस आपके पास अगर पावर है तो आप उसको सेल कर सको, मतलब कि प्रॉफिट का भी यहाँ पे आपके पास दूसरे सोर्स कमाने बोलते हैं ना, पैसिव इनकम का भी आपके पास सोर्स है। नेशनल पोर्टल भी इसके लिए बनाया जाएगा। अब यूएलए मॉडल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2025 में। इसका मेन पर्पस था जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन जो करती है पावर की कंपनीज, वो ना रूफटॉप सोलर फॉर हाउस होल्ड वो इंस्टॉल करेगी, खास करके टारगेटेड वे में, जैसे पुअर हाउस होल्ड हैं या दोज लैकिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यूएलए मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यही न्यूज़ में है, सो दैट 1 करोड़ हाउस होल्ड का जो हमने टारगेट लिया है अंडर पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना, उसे हम और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर सके। और सरकार क्या करेगी कर रही है, यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल, इस पर मतलब ज़्यादा फोकस करिए, जिसमें क्या करेगी डिस्कॉम टारगेटेड मैनर में जो जैसे पुअर हाउस होल्ड्स हैं एंड लैकिंग जो ऐसे मतलब इलाके हैं या घर ऐसे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है चीज़ें,
उसे भी ये प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, तो यही मेन इसके पीछे का एक नया एडिशन है जिसे आपको देखना है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आप ये तीसरा आर्टिकल समझ गए होंगे अच्छे से क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। ओके, एंड इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है, मिनिस्ट्री वही है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमने देख ही लिया है। यस, 3 लाख मेन पावर जो है, स्किल्ड मेन पावर जो है, इसको तैयार करने की जो है एम रखी गई थी इनिशियली जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल में क्या कर रहे हैं, डिस्कॉम के थ्रू हम फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पे जिन घरों में सोलर रूफ टॉप नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे हम पहुँचाएंगे और सरकार इसमें इंसेंटिव्स देगी। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। देन द नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमिक्स से है, और ये है आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी देखती है, और उसके लिए प्रॉपर हमारे पास 6 मेंबर कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उसने डिसीजन लिया है कि जो रेपो रेट है उसको जिस तरह से पहले था उसी तरीके से 5.25% उसे रखा जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ना कम किया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे, इसके पीछे का रीजन देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल मतलब है कि मनी का सप्लाई बढ़ाना। ठीक है, सेकेंड इज कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना। अभी इन्फ्लेशन को हमने साइडलाइन कर दिया, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। मॉनेटरी जो सप्लाई है, मनी सप्लाई जो है, उसे बढ़ाना, एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना। अब देख लो आउट ऑफ दिस 3 स्टेटमेंट्स कौन सा है जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को के अलाइंड नहीं है। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या ऐसा करेगी आरबीआई। देन इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, देन कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। सो आपको देखना है आउट ऑफ दिस 3 कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलते हैं हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, हम मेनली रीजंस देखेंगे। देखो, पहली चीज आरबीआई ने चेंज नहीं किया रेपो रेट को, एंड सेकेंड थिंग इज जो फोरकास्ट है ना जीडीपी ग्रोथ का फाइनेंशियल ईयर 2027 का, उसे कम कर दिया है आरबीआई ने। पहले 7.6 रखा गया था, उसे 6.9 पे लाया गया है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। अब रेपो रेट को फिक्स रखने का या फोरकास्ट को कम करने के पीछे के रीजंस जो हमें दिख रहा है। सो एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है, अभी इसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। अभी सीज फायर तो 2 वीक्स के लिए हुए हैं, बट वो टेम्पररी ही लग रहा है। ऑयल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो चुका है, अच्छे से आपको पता है, कई बार हमने डिस्कस किया, जिसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यू नो दैट कि 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। 1 पॉइंट पे $60 पर बैरल था। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे। अभी क्या हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से ब्लॉक हो रखा है, तो ऑयल प्राइसेस जो है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब भारत को जो $60 पर बैरल मिल रहा था, अब उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब 120 के आसपास था कुछ दिन पहले, अभी कितना है, आई विल हैव टू चेक। तो ऑल टुगेदर आई एम सेइंग दिस थिंग कि ये भी एक रीज़न है कि हम ना बढ़ाना चाह रहे हैं ना घटाना चाह रहे हैं, जो है वो रख रहे हैं। वैसे इसको कम किया गया था कुछ महीनों पहले रेपो रेट को, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। देन द थर्ड थिंग इज इन्फ्लेशन को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हमने उसे और कम कर दिया, 5.25 से और नीचे गए रेपो रेट,
रेपो रेट कम करने का क्या मतलब है, हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं एंड ग्रोथ रेट को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, और इन्फ्लेशन साइड लाइन हो जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है इसमें ये फोकस होता है कि मनी सप्लाई कमेगा तो डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगा। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन जो हमारा टारगेट है 2 to 6 4 ±2 इसके बीच में है, इसी के मतलब एक पॉइंट पे तो बहुत कम हो गया था, बट इस बैंड के अंदर है। तो आरबीआई जो है लोअर साइड से ही है, तो आरबीआई ये चाह रही है कि हम सेम चीज़ें रखें कि महंगाई भी ज़्यादा बढ़े ना और ग्रोथ को भी ध्यान में रखा जाए। ओके, और हाँ, जो पास्ट रेट चेंजेस जो किए थे आरबीआई ने कुछ महीने पहले, 2 महीने पे ये मीट करते हैं। ठीक है, एमपीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी कमेटी के बेसिस पे इसे बनाया गया था, मतलब रिकमेंड किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है। और एक्सचेंज रेट का प्रेशर है उसे भी मतलब कि एब्जॉर्ब करना चाहता है। इम्प्लीकेशन सिंपल होगा, अनचेंज्ड है तो ईएमआई जैसा है, जितना देना पड़ा वही देना पड़ेगा। स्टेबल है, बोरिंग कॉस्ट जो है कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, जैसे है मतलब इंक्रीज होने के तो चांसेस कम है, डिक्रीज जो है वो भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा ऑलमोस्ट। वैसे डिक्रीज किया जा सकता है अगर चाहे बैंक। एंड पॉलिसी स्टांस जो है ना वेट एंड वॉच वाला है, बैलेंस्ड अप्रोच आरबीआई अपना रही है। सो पॉइंट इज अनचेंज रखा एमपीसी ने। 6 मेंबर बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसमें कि 3 आरबीआई की तरफ से हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर, और 3 गवर्नमेंट के साइड से इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। ये लोग हर 2 मंथ्स पे मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया की कैसे रहेगी, खास करके जो रेपो रेट है वो क्या रहेगी। ठीक है, ओके। सो इस क्वेश्चन में सिंपल है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो मतलब कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं, मतलब जो ये नोट है ध्यान देना है, तो इसका आंसर बी होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को इंक्रीज नहीं करना चाहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल आई थिंक 5th आर्टिकल ऑफ द डे, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये आर्टिकल आया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब स्टडी, जिसने इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 को स्टडी करते हुए इंडिया में जो लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख लो इनइक्वालिटी तो लिखा ही हुआ है, बेसिकली कितना इनइक्वालिटी उसी को स्टडी किया है। और स्टडी में हमारे लिए कुछ डेटा निकल के आए हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मेंस में। लैंड रिफॉर्म्स एक टॉपिक है GS3 में, जिससे यूपीएससी मेंस में हर साल एक क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, ओके। सो द थिंग इज टॉप 10% जो लोग हैं उसके पास 44% लैंड है, मतलब कि 40% इंडिया में फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास भारत का 44% एग्रीकल्चरल लैंड है। टॉप 5% के पास 32% है एंड टॉप 1% के पास 18% लैंड है। ठीक है, अब जहाँ तक बात की जाए तो लैंडलेस हाउस होल्ड की संख्या 46% है, मतलब इनइक्वालिटी लेवल देख रहे हो आप। टॉप 10% के पास 44% लैंड है, टॉप 5 के पास 32 एंड टॉप 1% के पास 18% लैंड है, जो स्टडी में निकल के आया। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, और मेन चीज़ है लैंडलेस हाउस होल्ड जो है ना 46% इस वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब स्टडी में निकल के आया है। और सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी आपको केरला में दिखता है और सबसे कम कर्नाटका एंड राजस्थान में। ठीक है, यही है पूरा ये डेटा, ये मेन स्पेसिफिक डेटा है जिसे आपको यूज़ करना है। फाइन, और सबसे ज़्यादा लैंडलेसनेस आपको पंजाब में दिखता है 73%। हम बात कर रहे थे ना लैंडलेस जो हाउस होल्ड हैं, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में। यही है डेटा, इसको आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब बात आते हैं सीज़ फायर जो हुआ है, पाकिस्तान ने ब्रोकर किया है ये सीज़ फायर। दिस इज़ फनी। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया के साथ लगातार मतलब कि काइंड ऑफ युद्ध पे ही रहते हैं, एंड आज इतना अच्छा काम उन्होंने किया है अकॉर्डिंग टू देम। सो 39 डेज से लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन इजराइल यूएसए जो एक साइड पे है और ईरान के अगेंस्ट। तो उसको उसमें ना एक लास्ट आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे ट्रंप ने कहा था कि वो इस ईरानियन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। एक टाइम उन्होंने बताया था, अगर उस टाइम के अंदर ईरान उनके डिमांड्स को नहीं समझेगा, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं करेगा, तो ईरानियन सिविलाइजेशन
ख़त्म कर दी जाएगी, जिससे कि लोग ना एक्सपर्ट लोग कयास लगा रहे थे कि न्यूक्लियर बम भी यूएसए यूज़ कर सकता है ईरान। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सीज़ फायर हुआ है फॉर 2 वीक्स के लिए, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उन्होंने ले लिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वो आया है एक तरह से यूएस के साइड से ही भेजा गया है, बट आई एम इस चीज़ को मैं मतलब कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं श्योर हूँ, बट वी नो कि पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, राइट? तो उसकी कितनी चलती है दुनिया में। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। नेचर ऑफ सीज फायर क्या है? शॉर्ट टर्म है, सिंपल, इसको हम स्टडी करेंगे। ये 2 वीक्स का जो विराम है, सीज फायर है, ये कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म पॉज है, नॉट अ फाइनल पीस एग्रीमेंट। कोर इशूज़ जहाँ तक बात है, तो ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट कह लो, वो रुक नहीं रहा है, तो कोर इशू तो रिजॉल्व हुआ नहीं। सैंक्शंस ऑन ईरान, ईरान के साइड से भी इशू है कि ईरान को के ऊपर लगातार सैंक्शंस बने हुए हैं, तो ईरान जो है नहीं चाहेगा कि चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाए। देन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है, तो ईरान इसको कंट्रोल कर चुका है और जो शिप्स गुजर रहे हैं तो उस पर टैक्स कर रहा है। तो इस चीज़ को भी मतलब ये भी रिजॉल्व नहीं हुआ इस सीज़ फायर में। ट्रस्ट डेफिसिट्स भी हैं बहुत सारे, दोनों पार्टीज़ की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, और दोनों पार्टी एक दूसरे को बिल्कुल देखना या सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। और एक सॉरी, एक चीज़ है ना कि दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती तो दो स्टेक होल्डर होते। यहाँ पे क्या ना, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है इस इशू में। गल्फ कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, यूएस ईरान के अलावा इसराइल भी इन्वॉल्व है। तो ये जो इशू है ना और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो सबके बीच में कंसेंसस बनाना एक मुश्किल काम है, ठीक है। एंड रिस्क फैक्टर है कि इजराइल एक तरफ लेबनान में लगातार जो है अटैक कर रहा है, ये लेबनानी साइड से भी हेजबुल्ला जो है अटैक कर रही है। तो रीजनल टेंशन उधर भी बना हुआ है और ये कभी भी कोलैप्स कर सकता है। एडिटोरियल इनसाइट अगर बात करें तो क्या सजेशन दी गई है कि सीज फायर इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमेसी, एक तरह से संवाद हो सके, बैठ के बात हो सके, उसके लिए एक ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इसे यूटिलाइज करना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म पीस तभी निकलेगा कि आप जब कंटिन्यूअस और मल्टी कंट्री इंगेजमेंट करेंगे इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म काम है, लेटेस्ट सी कब ये ख़त्म हो जाता है ये भी हम देखेंगे। सो ऑल टुगेदर आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड मिलते हैं हम कल। अपना ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से और कॉन्फिडेंट रहिए। प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो, तो वो एक ना एक दिन आपको उस पर रिजल्ट मिलेगा ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।